हेलो गाइस, दिस डॉक्टर नजर दिस साइड। तब हम लोग आगे देखते हैं। तो लास्ट केस में हमने हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। अब हम वैस्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली जितना हमने अब तक देख रखा है और अपने जनरलाइज्ड रूल्स और एक्सेप्शंस को लगा के हमने सॉल्व किया था कि अलग अलग सिस्टम्स पे किस तरह से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ठीक, तो यहाँ पे मेरी ये हो गई स्किन। ठीक, तो ये स्किन हो गई यहाँ पे। तो हमने ये देखा था कि सिंपैथेटिक, ये समझा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन होने के बाद कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को, कुछ टिश्यूज को हमें स्टिमुलेट करना होगा और कुछ टिश्यूज या सिस्टम्स को शट डाउन करना होगा। ठीक, शट डाउन या फिर मिनिमली वर्किंग करना होगा। ठीक, तो अब अगर इन केस अब यहाँ पे हम लोग वही रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स स्किन की तरफ जा रही हैं उनकी तरफ तो ब्लड फ्लो मुझे कम करना ही है। ठीक, जो हमने डिस्कस कर चुका है, करके रखा हुआ ऑलरेडी। तो ब्लड फ्लो कम होगा तो इनके स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स की हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना होगा। कंस्ट्रिक्ट करना होगा तो ब्लड वेसल पर यहाँ पे रिसेप्टर जो होगा, जो ब्लड वेसल स्किन की तरफ जा रही होगी, तो उसका जो रिसेप्टर होगा वो ऑटोमेटिकली अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। ठीक, क्योंकि अल्फा 1 स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर है। ठीक, और मैं स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करूंगा इस ब्लड वेसल में तो ये कंस्ट्रिक्ट करेगी। तो इसका मतलब मुझे वेजो कंस्ट्रिक्ट कराना है। उसी तरह से जीआईटी की बात करूं, ठीक, तो जो इसका ब्लड वेसल है इसको भी मुझे कंस्ट्रिक्ट करना होगा, तो इसमें भी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। उसी तरह से रीनल है, रीनल में भी हमने यही देख रखा है। तो इसके पास भी जो रिसेप्टर होगा ये भी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा, बिकॉज अभी हमें खाना डाइजेस्ट करना है या फिर यूरिन बनाना है, ये दोनों ही फंक्शन नहीं करने हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ब्लड वेसल्स स्केलेटल मसल को सप्लाई हो रही हैं उनमें हमें वेजोडाइलेशन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डाइवर्ट हो सके मसल्स की तरफ। तो इन दैट केस बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लगेगा। ठीक है, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लगाऊंगा क्योंकि मुझे ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए इस केस में और वेजोडाइलेशन कराना होगा। ठीक है, बीटा 2 एक इनहिबिटिंग रिसेप्टर है। अब यहाँ पे दो केस अलग हैं जो हमें थोड़ा डिस्कस करना है। एक तो कोरोनरी सिस्टम है और एक ब्लड सप्लाइंग द सीएनएस। ठीक, तो कोरोनरी सर्कुलेशन की खास बात यह है कि कोरोनरी सर्कुलेशन में जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर इक्वल टू बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये खास बात है यहाँ की। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ब्लड सप्लाइड टू द हार्ट, ठीक, तो उस केस में जो अल्फा 1 के रिसेप्टर्स हैं और जो बीटा 2 के रिसेप्टर्स हैं वो इक्वल इन नंबर है, लेकिन उनका कंसेंट्रेशन कम है। इन दैट मतलब बाकियों के कंपैरिजन में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोरोनरी सिस्टम पे रिसेप्टर्स, सिंपैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम है, ठीक, एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। ठीक, लेकिन बात यह है, खास बात यह है कि अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, कि जितने ही अल्फा 1 के हैं उतने ही बीटा 2 के हैं। बस अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों ही कम है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन अब अल्फा 1 होगा तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और बीटा 2 होगा तो वेजो डायलेशन होगा। ठीक, तो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए है कि बार बार अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऑफ होगा, ऑन ऑफ होता रहेगा, तो बार बार कोरोनरी सप्लाई जो है हार्ट की वो अप डाउन करती रहेगी, अप रेगुलेट होगी, डाउन रेगुलेट होगी, तो बार बार चेंज होता रहेगा। तो ऐसा फ्लक्चुएटिंग मैकेनिज्म हमें हार्ट के लिए नहीं सूट करेगा। ठीक है, बिकॉज हार्ट को हमेशा कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए, एक अच्छा सा गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए हार्ट के पास। ठीक, तो इस वजह से अल्फा 1 बीटा 2 तो दोनों ही है लेकिन कम क्वांटिटीज में है। तो इस वजह से जो कोरोनरी सर्कुलेशन है हमारी, कोरोनरी सर्कुलेशन को बेसिकली डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर डाल दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी सिस्टम की है वो सीएनएस के कंट्रोल में है, एएनएस के कंट्रोल में नहीं है। ठीक, उसी तरह से अगर मैं ये सीएनएस की बात करूं कि जो खुद सीएनएस की ब्लड सप्लाई है, ठीक, सीएनएस की ब्लड सप्लाई में भी कुछ इसी तरह से अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 2। ठीक, इसमें भी यही केस है। तो इसलिए ब्लड सप्लाई खुद की सीएनएस की अपने अंडर, अपने कंट्रोल में है। ठीक, क्योंकि बार बार चेंज होता रहेगा, अगर वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई अप डाउन होती रहेगी तो ये दोनों ही ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट है, डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए इस वजह से ये चीज़ बनाई गई है। तो अगर यहाँ पे देखो, मान लो अगर ये मेरा स्कल है, ठीक, मैं आपको सीएनएस के बारे में समझाता हूँ। तो ये जो ब्लू में मैंने बनाया ये ड्यूरामेटर है।
ठीक। और ये ब्लड वेसल्स हैं सप्लाइंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन। ठीक। अब अगर मान लो ब्लड वेसल वेजो डायलेट करती है, ठीक, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर सकती है ब्लड वेसल, या तो फिर वेजो डायलेट करती है। तो अगर ब्लड वेसल वेजो डायलेट करती है, ठीक, और वेजो डायलेट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो अगर ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द ब्रेन अंडरगोज वेजो डायलेशन, तो क्या होगा कि जब वेजो डायलेशन हो जाएगा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्लड वेसल्स का, तो ज़्यादा ब्लड जब फ्लो करता है ना, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा ब्लड वेसल्स में। तो इस वजह से जो पल्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा हर पल्स के साथ, वो ज़्यादा क्रिएट होगा इस पैसेज में, जहाँ से ये फोरामेंस है, जहाँ से ये ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, पास एग्जिट एंट्री कर रहे हैं, ठीक। और वहाँ पे कोटिंग है ड्यूरा मैटर की, ठीक। और ड्यूरा मैटर है पेन सेंसिटिव, ठीक। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर इस पे बार बार हैमर करेगी या पल्सेटिंग ब्लड वेसल होगी, तो ड्यूरा मैटर को बार बार ये हैमर करेगी। तो इस वजह से जब भी वेजोडाइलेशन होगा तो किस तरह का कंप्लेन होगा, थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन का या थ्रॉबिंग हेडेक। और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता हूँ मैं इन वेसल्स का, ठीक, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराऊंगा तो इस्कीमिया होने के चांसेस हैं। इस वजह से हम लोग सीएनएस में जो ब्लड सप्लाई है, जो वैस्कुलर सिस्टम है, वहाँ पे रिसेप्टर्स अल्फा 1 या बीटा 2 के मर्जी पर हम नहीं छोड़ते, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं छोड़ते उसकी सप्लाई को, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर वेसोडाइलेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से दोनों ही नुकसान हो रहा है ब्रेन को ब्लड सप्लाई का। उसी तरह से कोरोनरी सिस्टम की भी वही कहानी है। तो इस वजह से ये क्रिएट करने के लिए कि सीएनएस और जो सीवीएस है, दोनों के ब्लड सप्लाई के जो ब्लड वेसल्स हैं, दे शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रादर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो अपने से ही बेसिकली दोनों सिस्टम्स में क्या है कि लोकल मेटाबोलाइट्स क्रिएट होते हैं, ठीक। लोकल मेटाबोलाइट्स का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स काम करती हैं ना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो काम कर रहे हैं सेल्स, चाहे वो हार्ट की हो चाहे ब्रेन की हो, तो वहाँ पे लोकली वो अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। तो जो सेल ज़्यादा काम कर रहा होगा उन मेटाबोलाइट्स को वो रिलीज करेगा अपने आसपास, और वहाँ के लोकल ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। तो वो उस तरह से अपने ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है ब्लड सप्लाई की, ठीक। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा मेटाबॉलिक फंक्शन देख लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो अब हम मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे क्या इफेक्ट होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का, और किस तरह से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस को अल्टर करने के लिए, वो देख लेते हैं। मेटाबॉलिक जो मेन फंक्शन है, जहाँ पे मतलब पावर हाउस फॉर मेटाबॉलिज्म है, तो वो हमारा हम जानते हैं लीवर होता है, ठीक। और लीवर हो गया ये, और ये हो गई हमारी सर्कुलेशन, ठीक। अब हमें ये मालूम है कि लीवर के अंदर जो सेल्स है उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। हिपैटोसाइट्स जो होती हैं बेसिकली, या लीवर सेल्स जो होती हैं, दे स्टोर ग्लाइकोजन। ये हमें मालूम है कि लीवर इज द स्टोर हाउस फॉर ग्लाइकोजन। तो जो भी ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, ठीक, तो वो ग्लाइकोजन तभी स्टोर हो सकता है जब ग्लूकोज सर्कुलेशन से जाके लीवर में हिपैटोसाइट्स में कन्वर्ट हो, ठीक, पहली चीज। और हमें ये मालूम है पेरिफेरल साइट्स पर हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं विच आर द स्टोर हाउस फॉर फैट, ठीक है। तो ये है हमारे एडिपोसाइट्स। तो ऐसा क्या होता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो हमें ये मालूम है कि जो हमारे एडिपोसाइट्स हैं, ये इनके पास होता है बीटा 3 रिसेप्टर्स, बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स विच आर मॉडिफाइड बीटा 1, ठीक है। और बीटा 1 मैंने क्या बताया, स्टिमुलेटिंग वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक, बीटा 1। तो उसी तरह से बीटा 3 भी इसी केस में आ जाता है। तो अगर मुझे एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट करना है, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन इन पे जब बाइंड करेगा, तो क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें स्टोर्ड है, ठीक। ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड है। तो जब बीटा 3 एक्टिवेट होगा, तो वो लाइपोलाइसिस के थ्रू
फ्री फैटी एसिड रिलीज करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन है या फिर एपिनेफ्रिन है तो बीटा 3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा और क्या कराएगा, लाइपोलाइसिस। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब लाइपोलाइसिस कराएगा तो जो ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें बेसिकली ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं, तो ये जब टूटेंगे तो फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा ब्लड में। ठीक है, और यही फ्री फैटी एसिड जो होगा ये यहाँ से सर्कुलेशन से लीवर में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली मुझे मालूम है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मुझे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए ताकि मेरी मसल्स को ग्लूकोज ज़्यादा सप्लाई हो सके। तो इसका मतलब जो नॉर्मल साइकिल थी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको रिवर्स करना होगा या इस साइकिल को रोकना होगा। तो इसका मतलब इस साइकिल को रोकने के लिए मेरे पास दो तरह के रिसेप्टर्स है, स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग। तो मुझे इनहिबिटिंग रिसेप्टर लगाना होगा। इनहिबिटिंग रिसेप्टर लगाने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब लिवर सेल्स पे कौन से होंगे, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि अल्फा 2 तो एक्सेप्शन में आता है, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स लगाऊंगा और जो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन वाली साइकिल है वो उसको इनहिबिट करूंगा। और जैसे ही यहाँ के एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएंगे तो ये साइकिल उल्टे चलने लगेगी और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो साइकिल होती है, दिस साइकिल इज बेसिकली नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो मैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लाइकोजेनेसिस वाला पार्ट जो हुआ वो इनहिबिट हो गया। अब ये एंजाइम्स जब रुक जाते हैं ना, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये साइकिल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके एंजाइम्स सारे ये इंट्रासेलुलरली सिग्नल करने के बाद इन एंजाइम्स, इस पाथवे में जो एंजाइम्स है उनको रोक देगा और ये साइकिल रिवर्स चलने लगेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइंड है कि जब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनने वाले एंजाइम्स बंद होते हैं तो ग्लाइकोजन ऑटोमेटिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो और ये वाली साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो इसका मतलब कौन सी साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाली साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी। ग्लाइकोजन टूटने लगेगा और ग्लूकोज रिलीज होने लगेगा। और ये जो फ्री फैटी एसिड रिलीज हुआ था बाय द लाइपोलाइसिस, इसका क्या होगा, ये भी लिवर सेल्स उठा लेंगी, फ्री फैटी एसिड अपटेक होगा लिवर सेल्स के थ्रू और क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बनाना। ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड अपटेक होगा और फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। ठीक, तो बेसिकली हमने ये देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है, द मेन गोल इज दैट टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द सर्कुलेशन। अब स्केलेटल मसल का यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज़ जो मेटाबॉलिक हो रही थी वो स्केलेटल मसल्स में भी होती है, क्योंकि कुछ ग्लाइकोजन जो हमारा होता है वो स्केलेटल मसल्स में भी स्टोर होता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स पे कौन सा रिसेप्टर होना चाहिए कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन हो और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इनहिबिट हो। तो ये तो वही वाली साइकिल हो गई जो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसका मतलब इनके पास भी बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक, क्योंकि ग्लूकोज मुझे रिलीज करना है ना कि स्टोर करना है। ठीक, अब ये मेरा मान लो मसल है। ठीक, और मसल के अंदर ये मेरे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं और ये मसल स्पिंडल्स हैं या फिर इनको हम लोग इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी इनको बोलते हैं। तो मसल स्पिंडल क्या करती है कि ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर पे जब स्ट्रेच पड़ता है ना, तो लेंथ कितनी है और कितना टेंशन क्रिएट हुआ है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर या स्पिंडल मसल फाइबर इसको रेगुलेट करता है, सेंस करता रहता है। तो मतलब ये सेंसिटिविटी चेक करता रहता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना टेंशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो ये स्पिंडल फाइबर है तो इसका यही फंक्शन है कि ये देखता रहे कि कितना यहाँ पे लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन और जो टेंशन क्रिएट हुआ है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर में वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा रिसेप्टर होना चाहिए अगर मैं इंट्राफ्यूजल फाइबर की बात करूँ। तो अब इसको समझने के लिए कि कौन सा यहाँ पे रिसेप्टर होगा, हमें ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल का जो होता है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक, तो मेरा हाथ मैंने इस
इस स्टेट में यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक। तो मेरा हाथ हिल डुल नहीं रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या हिल नहीं रहा है, या ट्रेमर नहीं है, ठीक, हिल डुल नहीं रहा है मेरा हाथ कांस्टेंट एंड स्टेडी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे एगनिस्ट और एंटागनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो एग्जैक्ट टोन में है, दोनों एग्जैक्ट टोन में है, बैलेंस आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि मेरा हाथ स्टेडी हो सके, ठीक है। जो फ्लेक्सार्स और एक्सटेंसार्स हैं, एगनिस्ट और एंटागनिस्ट मसल ग्रुप्स हैं, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेंस टू कैंसिल आउट ईच अदर या बैलेंस आउट ईच अदर, ठीक, सो दैट आई हैव अ बैलेंस्ड पोस्चर, ठीक। तो अब मान लो यही जो टोन है मसल ग्रुप्स की, ये जो टोन है प्रोवाइडेड, दिस टोन इज प्रोवाइडेड या मेंटेन्ड बाय दिस इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और ये हमारी एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है, ठीक है। अब मान लो कि क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें ये तो पता है कि अगर कोई डर जाता है आदमी तो बोलते हैं ना, भाई क्या हो गया, डर क्यों रहा है। तो जो घबराहट से जो आपका ट्रेमर क्रिएट होता है ना, हिलना डुलना, जो आपके बॉडी शेक हो रही होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स इनहिबिट हो गए हैं। जैसे मान लो अगर ये मेरा हाथ है और मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो मेरा कभी कभी हाथ इधर की तरफ मूव करेगा, फिर मैं इस यहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, करेक्ट करूंगा, फिर यहाँ के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर भागेगा, फिर मैं यहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फिर यहाँ, तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी ऐसे करूंगा, तो मेरा हाथ, ये जो ट्रेमर क्रिएट हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है ना, या फिर इनको हम लोग मसल स्पिंडल भी बोलते हैं, ठीक, वो इनहिबिट हो गया है, ठीक है। अब पहली चीज कि मसल स्पिंडल को सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में इनहिबिट क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर आपके पीछे थ्रेट है, लॉयन है, थीफ है, किलर है, या यू आर ट्राइंग टू एस्केप, ठीक है, आप भागने की कोशिश कर रहे हो अपनी जान बचा के, तो पहली बात तो आपके मसल्स जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, और जो आपका क्या कहते हैं रेंज ऑफ मोशन है, वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। आपकी मोबिलिटी, जो आपकी मोबिलिटी है उसका रेंज बढ़ सके, ज़्यादा एक्सटेंशन और ज़्यादा फ्लेक्शन हो सके मसल ग्रुप्स में, ठीक है, ज़्यादा तेज आप भाग सको। तो उसको करने के लिए, उसको नेचर ने उस मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक रिसेप्टर दिया है इंट्राफ्यूजल फाइबर पे या मसल स्पिंडल पे, और इसको डीएक्टिवेटेड या इनहिबिशन वाला रिसेप्टर यहाँ पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये मसल स्पिंडल में इनहिबिट कर दूंगा तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जो होगा उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और वो कितना भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो उसका मोशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक इनहिबिटरी रिसेप्टर होना चाहिए, और इनहिबिटरी रिसेप्टर का मतलब हो गया बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा, ठीक। और अब इसका ये मतलब हुआ कि जब ये क्रिएट हो जाएगा ना, तो जो हमारे ड्रग्स होंगे बीटा 2 एगनिस्ट वाले, जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, तो वो जाके इंट्राफ्यूजल फाइबर को इनहिबिट कर देंगे, ठीक। तो उससे क्या क्रिएट होगा? ट्रेमर। इसलिए जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वाले जो ड्रग्स होते हैं, अक्सर उनमें जो साइड इफेक्ट होता है वो ट्रेमर होता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी हैं, सालब्यूटामॉल तो एक एग्जाम्पल है, एल्बिट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ठीक, टर्ब्यूटालिन, सालब्यूटामॉल, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर का जो रिलेशन है, और वहाँ पे किस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए इंट्राफ्यूजल फाइबर पे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए ताकि इंट्राफ्यूजल फाइबर या स्पिंडल फाइबर इनहिबिट हो सके। एक तरह का ये चेक पॉइंट है, एक तरह का ये गार्डियन है, ठीक, मसल ग्रुप का, ताकि ज़्यादा ना खिंच जाए मसल, डैमेज ना हो जाए। तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर को रोक के रखने के लिए मसल स्पिंडल बनाई गई है। लेकिन अगर मैं मसल स्पिंडल या जो गार्जियन है उसी को इनहिबिट कर दूं, तो फिर मेरे पास कोई देख रेख करने वाला है नहीं, कितना भी मोशन करो, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करो, ठीक है, फटीगेबिलिटी लेट से आएगी, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम देखते हैं, और फीमेल के केस में यूट्रस देखते हैं। तो अब अगर हम लोग यूट्रस की बात करें यहाँ पे, तो ये मेरा यूट्रस हो गया, ठीक, ये बर्थ कैनाल हो गया। तो हमारे पास जो यूट्रस के लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बाहर का पेरीमेट्रियम। तो जो यहाँ पे मसल्स, स्मूथ मसल्स वाली लेयर है वो मायोमेट्रियम होती है, ठीक, वही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यूट्रस के। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर निकालूँ,
ठीक है, ये एक स्मूथ मसल है मायोमेट्रियम की। तो इस मायोमेट्रियम पे किस तरह का एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब खास बात यह है कि जो न्यूक्लियस होता है इन स्मूथ मसल्स का, जो मायोमेट्रियम होती है, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक, तो ये जो स्मूथ मसल होती है, इसका न्यूक्लियस जो होता है ना, बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोमिक एक्सप्रेशन या जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। मतलब जब तक हार्मोन्स साइक्लिकल मैनर करेंगे तो डीएनए का एक पार्ट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा, और जब जो हार्मोन्स होंगे स्टैटिक हो जाएंगे, हाई लेवल के कांस्टेंट लेवल पे हो जाएंगे, तो जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज इसलिए हो रहा है ताकि प्रोटीन दूसरे बने, और जब प्रोटीन दूसरे बनते हैं तो रिसेप्टर दूसरे होते हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो केस है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, इनका अगर साइक्लिकल चेंज हो रहा है, अगर ये साइक्लिकल है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तब जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा या जीनोमिक एक्सप्रेशन होगा वो होगा अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का। ठीक, और अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जो हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो एक प्रेग्नेंट लेडी में, जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी में क्या होते हैं कि इनका साइक्लिकल चेंज लॉस्ट हो जाता है, नो साइक्लिकल पैटर्न। ठीक, तो उस केस में बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्सप्रेशन होगा। अब लॉजिकली भी ये सही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर मेरा साइक्लिकल होगा तो ये लेडी जो होगी ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होगी। ठीक, और जो साइक्लिकल पैटर्न लॉस्ट हो चुका है वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अब मुझे ये बताओ, किस फीमेल का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ठीक रहेगा? अब प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हर बार सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, तो दैट्स अ डेंजरस थिंग। ठीक, तो इसलिए मायोमेट्रियम को जो रिसेप्टर्स दिए गए हैं, दे डिपेंड अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल स्टेटस ऑफ द फीमेल। तो अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक, तो इनके पास अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। ठीक, और अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। वो इसलिए है ताकि टू फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ सीमेन या स्पर्म्स। तो इसलिए अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ के केस में ये काम करेगा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। लेकिन वंस द फीमेल इज प्रेग्नेंट, it is not good to have alpha 1 adrenergic receptors, because every time she gets sympathetic activation, myometrium, ठीक है, तो एवरी टाइम सिंपैथेटिक एक्टिवेशन अगर प्रेग्नेंट फीमेल में होगा तो शी कैन गेट दोज प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए इट शुड बी समथिंग इनहिबिटरी। तो दैट इज वाई अ प्रेग्नेंट फीमेल विल हैव beta 2 adrenergic receptor to inhibit these smooth muscles to make uterus relax even during a sympathetic activation। ठीक, तो इस वजह से एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, ठीक, और उसका अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो यूट्रस लॉजिकली तो सिंपैथेटिक सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें ये डेंजरस होगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि प्री टर्म लेबर एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अगर मैच्योर बेबी नहीं है और आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्शंस कर दिए यूट्रस के, तो उसे प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब हार्मोन्स के लेवल साइक्लिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, साइक्लिकल पैटर्न लॉस हो जाता है, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक, और अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दिखाएगा, ताकि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे। अब रही बात हमारे यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में ये हमारा ब्लैडर है। ठीक, और इस ब्लैडर के यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलेंगे, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक, अब लॉजिकली बताना कि अगर मान लो ये मेरा ऐसे है, ठीक, तो यहाँ पे भी एक मसल होगी ब्लैडर में जिसको हम लोग बोलते हैं डेट्रूजर मसल। ठीक, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वक्त मुझे ये बताओ, डेट्रूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए? ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो जाहिर बात है इसको रिलैक्स करना होगा। तो अगर मुझे रिलैक्स कराना है
तो इस डेट्रोजर मसल के जो सेल्स हैं इस पर किस तरह का रिसेप्टर होना चाहिए, इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी, और इन्हें इनहिबिट कराना है तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक। लेकिन स्फिंक्टर की बात करो तो इसको टाइट करना पड़ेगा, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को मुझे स्टिमुलेट करने के लिए एक स्टिमुलेटरी रिसेप्टर चाहिए, अल्फा 1 होगा या बीटा 1 होगा, जाहिर बात है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा, ठीक, ताकि मैं जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर सकूं, ठीक। और मेल्स के केस में क्या होता है कि मेल्स में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक। अब प्रोस्टेट मसल या प्रोस्टेट ग्लैंड के जो स्मूथ मसल्स है उन्हें इनहिबिट करना चाहिए या स्टिमुलेट करना चाहिए? अब अगर ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रहा है अगर, तो मुझे ये बताओ सिंपैथेटिक सिस्टम में यहाँ पे ये मेरा जैकुलेशन है और ये मेरा, तो बेसिकली जो इजेक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड है, और इजैकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है, ठीक। तो इजैकुलेशन के केस में सिंस इजैकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, ठीक, तो यहाँ से जो ये स्पर्म्स या सीमेंस रिलीज होंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो हमारे सीमेन रिलीज हुआ है तो ये यहाँ से प्रोपेगेट करके आगे जाएंगे, तो टू प्रोपेल द सीमेन या ताकि प्रोपल्शन फोर्स क्रिएट हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा वो स्टिमुलेट करना है हमें, ताकि जो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए मेरे पास अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं ओल्ड एज में खास करके, ठीक, उनमें क्या होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड ना प्रोलिफरेट कर जाता है, हाइपोट्रॉफी हो जाती है, तो जब ये हाइपोट्रॉफी होती है तब ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इस पाथवे में, तो इस वजह से उन पेशेंट्स को हम लोग मेडिकली भी मैनेज करते हैं और सर्जिकली भी मैनेज करते हैं, तो फिर मेडिकली मैनेज करने के लिए हमें अल्फा 1 एंटेगनिस्ट वाले ड्रग्स देने होते हैं ताकि इन मसल्स को रिलैक्स कर सकें, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बेसिकली नॉर्मल एंड हेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है कि दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नेसेसरी टू प्रोपेल फॉर द semen release, ठीक, so that is why prostate will have to be stimulated and that is why prostate gland smooth muscles have alpha 1 adrenergic receptors। यहाँ पे एक जेजे apparatus का भी मैंने बना रखा है, तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये हमारी किडनी है, मान लो एक किडनी के अंदर, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये नेफ्रॉन है मेरा, ठीक। अब इस नेफ्रॉन पे ये ग्लोमेरुलर आर्टरी है, ठीक, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ठीक, इसी पूरे गुच्छे को या पूरे ग्रुप को हम लोग जेजी apparatus बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि मुझे बेसिकली क्या करना होगा कि स्ट्रेस में सोडियम वाटर लॉस नहीं करना मुझे, तो सोडियम वाटर का रिटेंशन जो है उसको बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एल्डोस्टेरोन चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर द स्ट्रेस जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus के जो सेल्स हैं जो हमें रेनिन सिक्रीट करके देते हैं, जो पूरा रास सिस्टम है, ठीक, तो उसको मुझे स्टिमुलेट करना होगा ताकि स्टिमुलेशन से मेरा एल्डोस्टेरोन रिलीज हो, फिर सोडियम वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वॉल्यूम जो ब्लड वॉल्यूम है या वाटर कंटेंट है वो लूज हो, ठीक, चाहे यूरिन में हो चाहे स्वेट में हो या जीआईटी में हो, तो इस वजह से मेरे पास जो यहाँ रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर होगा, और वो होगा एक्सेप्शन वाला बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मैंने आपको बताया था ना अल्फा 1 और बीटा 1 स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, उनमें से बीटा 1 एक्सेप्शन में मैंने बताया था जेजी apparatus या जेजी सेल्स, तो वो यहाँ पर है।
तो आई होप आप लोग को अब मैंने आपको सारे बेसिक जो मोटा-मोटा जो जितने भी क्या कहते हैं सिस्टम्स होते हैं ऑर्गन और टिश्यूज़, तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो मैंने आपको समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।